कैसे बच्चों, उम्मीद है अच्छे होंगे। कैसे बच्चों, उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने पॉलिनोमियल पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम जो मैंने फिर भी उस टाइम आपको बताया था कि हम पॉलिनोमियल के बाद थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे या फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, वो मैं डिसाइड कर लूँगा। तो मैंने डिसाइड कर भी लिया है। अब मैं फोर्थ नंबर चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल का बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जो अपने को फोर्थ नंबर चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में जिसे द्विघात समीकरण बोला जाता है, उसमें अपने काम आने वाली है। इसकी वजह से ही मैंने फोर्थ नंबर चैप्टर पहले सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम थर्ड नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे जैसे रियल नंबर के अपने 5 लेक्चर बने थे, पॉलिनोमियल के अपने 7 लेक्चर बने हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा रियल नंबर आपके 1 से 2 घंटे में पूरा, मतलब एक वीडियो लंबा बना दूँ मैं। 60 से लेकर 90 मिनट का आइडियल लेंथ रख रहा हूँ मैं, उसमें उसे पूरा रियल नंबर कराने की कोशिश करूँगा। यानी मेरा टारगेट जो है वो 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक, मैक्सिमम 90 मिनट तक, 90 मिनट में पूरा का पूरा रियल नंबर आपका जो 10th क्लास में काम आता है वो करवाने का है। वैसे ही मैं हर चैप्टर की बनाऊंगा, ऐसे ही मैं पॉलिनोमियल का बनाऊंगा, उसमें भी वही टारगेट है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहेगी कि 60 मिनट के अंदर ही आपका पूरा पॉलिनोमियल ख़त्म करवा दिया जाए। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैक्सिमम हम जो उसका रखेंगे 90 मिनट में, मैं गारंटी देता हूँ आपका पूरा पॉलिनोमियल पूरा रिवाइज मैं करवा दूंगा। तो ऐसा एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, हर एक लेक्चर की बनाऊंगा। जैसे ही अपना रियल नंबर कंप्लीट होगा मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल का, रियल नंबर का भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कर लेंगे, 5-6 लेक्चर जितने भी लगते हैं। उसके बाद लास्ट में एक जो लेक्चर आएगा उस पर कंप्लीट रियल नंबर, कंप्लीट पॉलिनोमियल, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ एक ही लेक्चर में, जो 60 मिनट से लेकर मेरा तो अभी सोचना ये है कि कैसे भी करके उन्हें 60 मिनट में ही कंप्लीट किया जाए। लेकिन मैक्सिमम उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट से ज़्यादा होगा नहीं। और ठीक है, तो ये मैं बात बताना चाह रहा था। तो आज आगे बढ़ते हैं अपन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने शुरू किया है। सबसे पहले देखो, वही बात है, जैसे पॉलिनोमियल पढ़ा था तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि आखिर पॉलिनोमियल यानी हिंदी में बहुपद होता क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके दिमाग में पहला ही 2 क्वेश्चन यहां से आने चाहिए। एक तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, दूसरा एक इक्वेशन क्या होती है। जैसे मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तो मैं बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था कि इक्वेशन इक्वेशन, मैं कह रहा था नहीं, इक्वेशन की बात करना यहाँ सही नहीं होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, इक्वेशन होती क्या है। अगर 2 एक्सप्रेशन है, पहली बात मैं बताता हूं, जैसे अपने पास कोई पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल जो था, जैसे मैं लिख रहा था पी एक्स इक्वल टू अपने पास x+1, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ही क्या थी कि x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ x की पावर होल नंबर में होनी चाहिए है। तो ये पॉलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखूं x² + x+1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये एक x में एक्सप्रेशन है। देखो, x में एक एक्सप्रेशन है। मैंने x को px इस तरह से, पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट किया जाता है कि पॉलिनोमियल पूरा ना लिखकर आप सीधा लिख दो px, तो वो माना जाएगा कि एक पॉलिनोमियल है। तो इसे एक एक्सप्रेशन कहते हैं। दो, ऐसा नहीं है कि यही कोई एक्सप्रेशन होता है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। साइन एक्स भी लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, log x लिख दो, e की पावर x, ये भी एक एक्सप्रेशन है। log x आपके अभी सिलेबस में आया नहीं, आया तब बात करेंगे। तो साइन लिखो, कुछ भी, ये सब एक्सप्रेशन है। और 2 एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाए, 2 एक्सप्रेशन अगर बराबर हो तो उसे अपन इक्वेशन बोल देते हैं। 2 एक्सप्रेशन देखो, ax² + bx + c एक एक्सप्रेशन है। ax² + bx + c क्या है, एक पॉलिनोमियल होती है। कितनी डिग्री की, 2 डिग्री की। ax² + bx + c क्या होती है, एक पॉलिनोमियल होती है। कितनी डिग्री की, 2 डिग्री की। अगर a ≠ 0 हो, ये जरूरी है, अगर a = 0 हो जाएगा तो वो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो नहीं पाएगी। ये मैंने पॉलिनोमियल में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है अगर इसमें a ≠ 0 है। a ≠ 0 तो ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, एक 2 डिग्री की। ये देखो, एक x में एक्सप्रेशन है। मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल एक x में, y में, xy में एक एक्सप्रेशन होता है। अगर मैं यहाँ y लिख दूंगा तो क्या होगा, ay² + by + c, तो वो y में एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ u लिख दूँ, pu, तो वो क्या बनेगा, au² + bu + c, तो वो क्या होगा, u में एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये एक x में एक्सप्रेशन होता है और 0 भी एक एक्सप्रेशन होता है। तो 2 अलग हो या सेम एक्सप्रेशन हो, जैसे ये भी एक इक्वेशन है 2 = 2, ये भी एक इक्वेशन है। तो 2 एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाता है
ये एक एक्सप्रेशन था, एक्स में ये एक जीरो एक एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ गया तो ये क्या बन गई इक्वेशन। ये टू एक एक्सप्रेशन है और टू बी, ये देखो टू, मैंने पोलिनोमियल में भी आपको बताया था टू एक जो भी कांस्टेंट होता है वो सब पोलिनोमियल होते हैं। मैंने बताया था कि जीरो भी एक पोलिनोमियल होती है, जीरो एक पोलिनोमियल होती है, टू भी एक पोलिनोमियल होती है, ये सब मैंने वहाँ पे बताया था। हर एक कांस्टेंट एक पोलिनोमियल निकल के आता है। तो दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं इक्वेशन। सीधी सी बात, आप एक याद रखो, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाओ, एक्सप्रेशन ऑब्जर्वेशन सबको छोड़ो, आप सीधा सा दिमाग में रखो, आपके लेवल तक बता देता हूँ कि अगर भी इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है तो वो क्या है एक इक्वेशन। इक्वल का साइन का मतलब ये नहीं है, ये देखो एक पोलिनोमियल को ऐसा लिखा जाता है, इस इक्वल के दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ रहा है तो वो क्या है एक इक्वेशन। सीधे सा सिंपल सा आपको यही है। तो यहाँ से आपको मुझे लगता है पोलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा डिफरेंस समझ में आ गया। पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है एक्स में, वाई में, एक्स वाई में, और दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं इक्वेशन, हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं समीकरण। ठीक है, अब बात आती है क्वाड्रेटिक, यानी हिंदी में जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जो ये यहाँ पे लिखी थी मैंने, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता। देखो पी एक्स इक्वल टू, अगर मैं ये लिखूँ, ये एक पोलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू जीरो भी एक पोलिनोमियल होती है जिसे जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। मैंने पोलिनोमियल वाले बेसिक लेक्चर में अच्छे से समझाया था। दो अलग अलग पोलिनोमियल के बीच में अलग इक्वल टू का साइन आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है वो दो अलग अलग हो, सेम हो तो भी इक्वल का बीच में अगर इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ गया तो वो एक इक्वेशन की तरह होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, तो दो के अलग अलग इक्वल आया तो ये क्या है एक इक्वेशन, मतलब ये एक इक्वेशन तो है। अब बात करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इस पे क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, यानी देखो हिंदी में पढ़ो एक बार, द्विघात, घात मतलब डिग्री, द्विव यानी दो, और घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिग्री, यानी जिसकी दो डिग्री हो, जिसकी डिग्री क्या हो दो, जिसकी डिग्री क्या हो टू। तो ये देखो इसकी डिग्री यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इधर जो आपको पोलिनोमियल दे दिया गया है इक्वल टू जीरो को छोड़ो, आप सिर्फ इक्वल टू जीरो ये है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है दो, इसकी डिग्री इसकी घात कितनी है दो, और इक्वल का साइन आया है। मैंने क्या कहा इक्वेशन क्या होती है, इक्वल का साइन आना चाहिए। दो डिग्री का एक पोलिनोमियल इक्वल का साइन भी आया है तो इक्वेशन भी हो गई। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे जो एक तो इक्वेशन हो और उसमें जो पोलिनोमियल आपको दे रखा है, जो बहुपद आपको दे रखा है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए टू। अगर उसकी डिग्री टू नहीं है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन आना चाहिए, और साथ में जो पोलिनोमियल है, मैं ये नहीं कर रहा ये भी पोलिनोमियल, बस इस वाला ये जो एक्स में एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए टू। अगर डिग्री टू हो गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास ऐसा भी हो सकता है एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आप सोच के बताओ, ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री, सिर्फ इसकी डिग्री चेक करनी है, इसकी डिग्री नहीं देखनी आपको, जो एक्स में दे रखा है उसकी डिग्री चेक करनी है। अगर वो टू डिग्री की है और इक्वल का साइन आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर वो टी डिग्री की नहीं है और इक्वल का साइन, अब देखो ये इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है तो इक्वेशन है। अब इस जो x में जो पोलिनोमियल है उसका अपने को क्या निकालनी है डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है आप देख के बता सकते हो कि इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, सीधी सी बात। ऐसा भी लिखा आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आप सोच के बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन है। अब बात आ रही है जो एक्स में जो एक एक्स के बी में जो एक जीरो वाले की नहीं निकाला, अपने इस जीरो की डिग्री नहीं निकाली, सिर्फ इसकी डिग्री निकालनी। अगर इसकी डिग्री 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इक्वल का साइन है तो इक्वेशन तो हो गई। अब बस इसकी डिग्री निकालो, इसकी डिग्री देखो आप कितनी है। डिग्री कैसे निकालते हैं मैंने पोलिनोमियल में अच्छे से समझा। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसका मतलब डिग्री भी 2 है और इक्वेशन पहले मैं बता चुका इक्वेशन ये है ही, तो इसका मतलब ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब आपके पास ऐसा भी हो सकता है एक्स की क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें जो इसकी डिग्री है, मैं क्या कह रहा हूँ इसकी डिग्री निकालना है, इसकी डिग्री निकालना हो, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जहाँ पर डिग्री 2 हो और वो इक्वेशन हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसे क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड, यानी हिंदी में मानक रूप बोलते हैं, मानक समीकरण बोलते हैं इसको।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मानक रूप होता है। कैसे भी हो, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अपने पास है बी एक्स प्लस डी। आपको बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको सीधा सा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इस फॉर्म को, ये जो दिया गया है इसको इस तरह से बदल लो, एक तरफ सब कुछ ले आओ, दूसरी तरफ इक्वल टू में जीरो रख लो। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको ऐसा बना देना है, एक तरफ एक्स वाले टर्म ले लो और दूसरी तरफ इक्वल टू में क्या लेना है, जीरो। तो इसको ऐसा ही करो, एक तरफ जीरो बना दो। जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इन दोनों को इस तरफ ले आऊंगा, इस तरफ ले आओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ये बी एक्स भी इस तरफ आएगा तो माइनस का बी एक्स प्लस का सी, और ये डी इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का डी, तो इक्वल टू इधर क्या बच गया, जीरो। देखो ऐसा बन गया इक्वल टू जीरो। अब दूसरी तरफ ऐसा बना, बी एक्स से बी एक्स कट गया तो जीरो, प्लस ये क्या होगा, सी माइनस टी इक्वल टू जीरो। मैंने क्या कहा था, इस तरफ वाले की क्या चेक करना है अपने को, इस तरफ वाले का, यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये देख लेना, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ए जीरो के बराबर नहीं है। तो अब क्या करना है, इक्वल टू जीरो बन गया। अब इस तरफ वाले की क्या चेक करनी है अपने को, डिग्री चेक करनी है। जो एक्स में लिखा है उसकी क्या करनी है, डिग्री। अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसकी डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। अब मुझे बताओ, यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसकी डिग्री 2 होगी कि नहीं होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। इसमें एक्स की टर्म नहीं है, एक्स वाला पद है इसमें नहीं है, लेकिन एक्स वाले पद से अपने को कुछ लेना देना नहीं, अपने को ये चेक करना है इधर जो एक्स वाले में जो लिखा है, एक्स की तरह एक्स के फॉर्म में जो लिखा है उसकी डिग्री कितनी है। उसकी डिग्री अगर 2 है तो वो, और इक्वल का साइन आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, नहीं आ रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इसकी डिग्री 2 है, इक्वल का साइन आ रहा है। अब देखो ये एक ऐसी फॉर्म बन गई, आप खुद देखो एक ऐसी फॉर्म बन गई, ए इक्वल टू क्या है, ए, बी अगर x तो x होता है, अब b की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो टर्म जीरो बन जाएगी, इसका मतलब b की वैल्यू इसमें क्या आ रही होगी, जीरो। यहाँ c की जगह क्या आ रहा है, c माइनस डी। ऐसी बन गई। हर एक फॉर्म को आपको ऐसे बना लेना है, और अगर उसके बाद उसकी डिग्री और इक्वेशन तो वो होगी, इक्वेशन का आप झंझट ही खत्म करो, इक्वेशन तो होगी क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, तो इक्वल टू का साइन तो हर जगह होने वाला है। सिर्फ आपको इसकी डिग्री चेक करनी है, अगर इसकी डिग्री 2 बन रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी चीज को मैं थोड़ा और तरीके से समझा देता हूं। देखो अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, यहां पे ऐसा लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस का डी, तो क्या करना है, मैं फिर कह रहा हूं आपको इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना है, यानी इक्वल टू में उधर जीरो लेना है, तो इसको इस तरफ ले आओ, ए एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस का बी एक्स प्लस का सी माइनस का डी इक्वल टू जीरो। अब ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ आपके पास बी एक्स प्लस का सी माइनस का डी। आपके पास बचा क्या, सिर्फ बी एक्स प्लस का सी माइनस का डी। अगर बी एक्स प्लस का सी माइनस का डी बच गया आपके पास, अब मुझे बताओ इक्वल टू में तो जीरो है, देखो इक्वल टू में अपन ने जीरो ले लिया, इक्वल टू में तो ऐसा जीरो बना दिया, लेकिन क्या इस तरह की फॉर्म बन पाई है, आप खुद चेक करो क्या ये ऐसा बन पाया है। देखो वहां पे ए क्या था, ए क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का क्यों टर्म है ही नहीं। अब मुझे, या फिर ऐसा मत देखो, अब आप सिर्फ इसकी डिग्री चेक कर लो, इसकी डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। अगर इसकी डिग्री 1 है, और मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब क्या होगी, जब इसमें x वाला जो एक्सप्रेशन, जिस तरफ x वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा सा मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर आपने जो भी दे रखा है उसको इस तरह से बदल लेना है, इक्वल टू में उस तरफ जीरो ले लेना है और सबको इधर लाके ऐसा बना लेना है। अगर उसमें उसकी डिग्री 2 बन रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री अगर 2 नहीं बन रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सीधा सा सिंपल सा फंडा एक ही है। अब इसी के बेस पे आपके 4.1 में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। वो क्वेश्चंस आपको सीधे से सिंपल से आपके क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्वेश्चंस में चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो 4 एग्जाम्पल मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। 4.1 के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ही मैं करवा देता हूँ। देखो आपको दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। होल स्क्वायर मतलब x+1 की घात 2। 2
x माइनस 3 दे रखा है। तो देखो मैंने क्या बताया था, इस वाले टर्म को पूरा इस तरफ ले आओ और इक्वल टू 0 बना दो। तो वही करना है। पहले तो x प्लस 1 का स्क्वायर करो। x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। अब कोई महारथी ऐसा तो नहीं है जिसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर करना नहीं आता हो। अगर है भी कोई महारथी तो मैं बता देता हूँ, एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लगाया है। इसका स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, और क्या होता है 2ab, 2x इंटू 1 1 1 होता है। इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस का 6 बन जाएगा। अब करना क्या है, इस तरफ इक्वल टू में 0 बना देना है, और बाकी को 0 बनाने के लिए क्या है, इन दोनों को अपने को इस तरफ ले लेना है। इस तरफ ले लिया x स्क्वायर प्लस का 2x। अब इस 2x को भी मैं इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का 2x बन जाएगा। इधर क्या था प्लस का 1, इसको इस तरह लाऊंगा, माइनस का 6 है उस तरफ, तो इधर आते क्या बन जाएगा प्लस का 6। अब इक्वल टू में इधर क्या बन गया 0, देखा ऐसा बन गया इक्वल टू 0। अब जो इधर वाला x वाला है, x की अगर डिग्री निकालेंगे, x इस तरफ जो x वाला बन रहा बचा है उसकी डिग्री निकालेंगे, इसकी डिग्री 2 है। तो देखो इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन तो है ही। अब बस इसकी डिग्री निकाल देंगे। अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है डिग्री 2, और इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन आना चाहिए। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x से 2x कट गया, बच गया क्या 7 प्लस का इक्वल टू 0। अब मतलब इसकी डिग्री बता दो आप, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री सिर्फ इसकी इक्वल टू 0 अलग है, इसकी डिग्री कितनी है 2, बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब देखो, या फिर ऐसा न करके आप सिर्फ इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना इससे करो, क्या वो ऐसी फॉर्म है। देखो ax स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ a की वैल्यू क्या है, ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर है ना। देखो दोबारा लिख देता हूँ, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। देखो यहाँ इंटू 1 है, तो देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में a था, यानी a की वैल्यू a इक्वल टू कितना आया है यहाँ पे 1। b की टर्म है ही नहीं, इसका मतलब b क्या रहा होगा 0, तो 0 का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा 0, प्लस c की जगह यहाँ क्या है 7। अब मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b और c कुछ भी हो सकते हैं, b और c 0 हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a इक्वल टू 1 है और 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, b 0 हो c 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, बस a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इक्वल टू का साइन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन ही आपका ये दे रखा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और करवा देता हूँ। देखो आपके पास, हाँ, पहला का क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर का पार्ट का 7 पार्ट जो है वो मैं करवा देता हूँ यहाँ पर आपको। देखो उसमें कह रखा है x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल टू, x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। करना कुछ नहीं है, करना क्या है, आपको सोल्व करना है, सीधा सा सिंपल सा आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करो, सोल्व करने के लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी, क्यूब। अब फिर वो आरती कोई आएगा कि क्यूब क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ, a प्लस बी की क्यूब होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब इसमें मैं आपको कुछ सिखा भी नहीं सकता, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना चाहिए और याद होना भी चाहिए। तो वही मैंने यहां लगाया, तो x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितना होता है 8, 2 की क्यूब का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या होता है 8, तो यही लिखा है मैंने 8, प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर, अगर ये है तो x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3b स्क्वायर, b स्क्वायर b की जगह यहाँ क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देखो फिर से इसको सोल्व करो, x की क्यूब ये कितना है 3 इंटू 2 यानी 6x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12x, इधर क्या बचा है प्लस का 8 इक्वल टू, ये देखो इधर अंदर मल्टीप्लाई करो 2x की क्यूब, 2x को x स्क्वायर से करूंगा 2x की क्यूब माइनस का 2x। मैंने क्या कहा इक्वल टू 0 बनाना है, इसका मतलब इन दोनों को अपने को इस तरफ लेना पड़ेगा, इस तरफ ले आओ, x की क्यूब माइनस का 2x की क्यूब होगा, x की क्यूब इसको इधर लाया तो माइनस का 2x की क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x।
अब ये क्या है, माइनस का 2x, इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब मैंने ऐसा बना दिया इक्वल टू 0। अब इस तरफ आपको देखना है कि इधर जो एक्सप्रेशन बना है उसकी डिग्री कितनी है। अगर उसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और इसकी डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। अब मुझे आप बताओ एक्स की क्यूब माइनस का 2x क्यूब कितना होता है, माइनस का एक्स की क्यूब, इसको मैं मिटा देता हूँ, प्लस का क्या है 6x स्क्वायर, 12x प्लस 2x कितना होता है 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब मुझे आप इस एक्सप्रेशन को सिर्फ इसको देख के बताओ, माइनस का एक्स की क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, माइनस का एक्स की क्यूब है प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8, ये जो एक पोलिनोमियल है इक्वल टू 0 को भूल जाओ, इक्वल टू 0 ये क्या बता रहा है कि एक इक्वेशन तो है। अब क्या इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ज्ञात करना पोलिनोमियल में मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। इसकी डिग्री कितनी है आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री 3 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या बताया था मैंने, इसकी डिग्री बननी कितनी चाहिए 2, तो इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब ये एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सीधी सी सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्वेश्चन एक बार था, फिर देख लो दोबारा, कुछ नहीं करना, इसका होल क्यूब किया, होल क्यूब कर मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 0 बनाना है तो इस बाकी सबको इस तरफ ले लिया, इक्वल टू 0 बन गया। अब जो इस तरफ जो एक्स का एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां अपन ने देखा इसकी डिग्री कितनी थी 3, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जांपल और करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही बाकी फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट के बाकी एग्जांपल भी आपको ऐसे ही करने हैं, कुछ नहीं करना, जो इस तरफ दे रखा है उसको इक्वल टू अपने को 0 बनाना है, बाकी उस तरफ देख लूंगा, उस तरफ जो पोलिनोमियल है उसको जो एक्सप्रेशन है एक्स में उसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ मिला के ऐसी फॉर्म बननी चाहिए जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बस, बाकी b और c कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसी फॉर्म बन रही है इक्वल टू 0 आ रहा है जहां a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई में है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक्स क्यूब आ गया तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, सिर्फ ऐसा ही बनना चाहिए। ठीक है, एक्स की पावर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर का मतलब, अरे पावर एक्स की पावर जैसे 2 भी हो सकती है, 2 1 भी है। मैं कह रहा हूँ कि इस जो एक्सप्रेशन की है उसकी डिग्री जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 से कम नहीं होगी। अगर 2 से ज़्यादा डिग्री है तो भी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोम इक्वेशन नहीं बनेगा, 2 से कम है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसकी डिग्री देखनी है, बीच में इक्वल इक्वल टू इक्वल का साइन आते हैं तो इक्वेशन बनी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपका जो 4.1 का कोई एक जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे कोई एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। ठीक है, देखो आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा है 4.1 का आपको 2 का सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या देख रखा है, कोई दो कंटिन्यूसली पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दो कंटिन्यूसली पॉजिटिव इंटीजर है और उनका मल्टीप्लीकेशन 306 है, 306 है, तो उन इंटीजर की वैल्यू निकालनी है। मैंने मान लिया जैसे ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, हिंदी में पढ़ो तो कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत का मतलब क्या है, जैसे ये क्रमागत है, 2 के बाद 3 आता है, ये दोनों क्रमागत हैं, ये कंटिन्यूसली इंटीजर है, लगातार आ रहे हैं। 4 के बाद 5 है, ये भी क्रमागत है, कंटिन्यूसली इंटीजर। 4 और 6 कंटिन्यूसली नहीं है क्योंकि इनके बीच में 5 भी आता है, एक को मिस कर दिया तो ये कंटिन्यूसली नहीं है, ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत मतलब बीच में कोई इंटीजर मिस नहीं होना चाहिए, जैसे 2 और 3 लूंगा तो ये कुछ मिस नहीं हुआ, 4 5 लूंगा कुछ मिस नहीं हुआ, 100 और 101 लूंगा तो कुछ मिस नहीं हुआ। लेकिन मैं 99 और 101 लेता हूं तो मैंने 100 भी एक इंटीजर होता है, उसको मिस कर दिया, इसका मतलब ये कंटिन्यूसली नहीं है, ये क्रमागत नहीं है, अल्टरनेट। ठीक है, लगातार आनी चाहिए, लगातार कंटिन्यूस फैक्ट आनी चाहिए। तो उसने कहा है कि कंटिन्यूसली इंटीजर है, इसका मतलब अगर मैं एक इंटीजर को x मान लूं तो अगले वाला इंटीजर क्या होगा x प्लस 1। और उसने क्या कहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जैसे जैसे देखो 2 था, 2 में 2 प्लस 1 किया तभी तो 3 आया, और 2 3 देखो क्या है, कंटिन्यूसली इंटीजर है। 2 में अगर मैं 2 जैसे 100 में 1 जोड़ूंगा तो 101, ये भी कंटिन्यूस। ठीक है, तो x है तो x प्लस 1,
दो कंडीशनल इंटीजर हो गए, दोनों क्रमागत हो गए, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 306। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई क्या करोगे देखो, करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इक्वल टू 306। अब ये कैसा बन गया 3x स्क्वायर प्लस का एक्स, सॉरी प्लस का एक्स माइनस का 306 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब मुझे सोच के बताओ इस फॉर्म के आधार पर इसको चेक करो, इसको इसीलिए मैंने लिख रखा है, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस का 306 है। तो यही पूछा है उसने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो मैंने बना दी। ठीक है, चलो टू का जो है वो थर्ड क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं। उसने कहा है रोहन है अपने पास, ठीक है, रोहन जो है, रोहन है वो रोहन की माँ है, और रोहन की माँ की जो उम्र है, उनकी माँ की जो एज है, रोहन की माँ की जो एज है वो रोहन की एज से 26 ईयर ज्यादा है। ठीक है, रोहन की जो एज है उससे 26, रोहन से उसकी माँ 26 साल बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप 10 साल के हो तो उसकी माँ कितनी साल की हुई, जैसे आप 10 साल के हो और आपसे आपकी माँ 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्ड है आपकी माँ, तो कितनी हुई 10 प्लस 26। मान लो कि आपकी उम्र अगर मान लो 15 ईयर है, 10th क्लास में हो तो 15 ईयर होगी, और आपकी मैं कहूं आपकी उम्र 15 साल है, आपकी माँ आपसे 26 ईयर ओल्ड है, यानी तुमसे 26 साल बड़ी है, तो तुम्हारी माँ की उम्र कितनी होगी, आप क्या करोगे 26 प्लस 15 यानी 41। तो फिर क्या बताओगे कि मेरी माँ कितनी साल की है 41 की। दिल पे मत ले जाना कहीं को मेरी माँ को 41 साल का बता दिया सर आपने। ठीक है, तो 40, अगर आपकी उम्र 15 है, अगर आपकी उम्र 16 है, और मैं कहूं कि आपसे 26 साल बड़ी 26 ईयर ओल्ड आपकी माँ है आपसे, तो आप क्या कहोगे कि मेरी माँ की, तुम्हारी माँ की उम्र कितनी हुई 16 प्लस 20 यानी 42। बस यही क्वेश्चन है। अगर मैं अब, उसने कहा कि रोहन है और रोहन की जितनी भी उम्र है, कितनी भी है पता नहीं, 10 है 5 है, उससे 26 साल बड़ी उसकी माँ है। अगर मैं रोहन की उम्र x मान लूं तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, उस माँ की कितनी हो जाएगी x प्लस 26। रोहन की एज अगर मैं x मान लूं तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, उसकी माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्ड है कंपेयर टू रोहन। रोहन की उम्र अगर x है तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी x प्लस 2x। अब उसने देखो क्या कहा है, अब देखो उसने क्या कहा है, फिलहाल वर्तमान में यानी 2020 में ऐसा है, 2020 में ऐसा है, उसने कहा है कि रोहन की उम्र जितनी भी है उसकी माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्ड है। अगर रोहन की उम्र अगर मैं x साल मान लू 2020 में, वो x साल का है, x ईयर का है, तो उसकी माँ की उम्र कितनी हुई 20x प्लस 26। अब वो क्या कह रहा है कि 3 साल बाद दो यानी 2023 में रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, सोच के बताओ। 2020 में अगर उसकी एज x है तो 2023 में कितनी हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, आज से फिक्स, आज जब आप पढ़ रहे हो उससे फिक्स 3 साल बाद की बात कर रहा है, अब दिन मत गिनने लगना। ठीक है, तो रोहन कितना साल का हो जाएगा x प्लस 3, तो उसकी माँ भी तो 3 साल की बड़ी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि उसकी माँ की तो उम्र बढ़ेगी नहीं, वो तो ऐसी कैसी रहेगी, तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, उसकी माँ भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो देखो कितना था x प्लस, तो 2020 में उसकी उम्र कितनी थी x प्लस 26, अब 3 साल उसकी माँ भी बढ़ गई, तो देखो कितना होगा x प्लस 29, यानी उसकी माँ की उम्र अब कितनी हो गई 2023 में x प्लस 29। रोहन की उम्र भी 3 साल बढ़ गई, 2020 में वो x साल का था, अब वो x ईयर का है, और उसकी माँ x प्लस 26 की है, तो 3 साल बाद उस रोहन की उम्र x प्लस 3 हो जाएगी, तो उसकी माँ भी तो भाई 3 साल बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि उसकी माँ तो x प्लस 26 की रह जाएगी, तो उसकी माँ भी 3 साल बढ़ गई, तो अब माँ की उम्र कितनी हो गई x प्लस 29। अब देखो आगे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, अब इन दोनों का गुणनफल 3 साल बाद जो उनकी उम्र है x प्लस 3 और x प्लस 29, उन दोनों का गुणनफल, उनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 360।
इसका क्या बताया है, अब जो 3 साल बाद यानी 2023 में उनकी जो उम्र हो गई उनकी मम्मी की और उस रोहन की, उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी x+3 इंटू x+29, ये कितना है 360। तो आपको बताना है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो यार, इसको लेके दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 29x, ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x, और 29 इंटू 3 कितना होता है बोलो। अरे यार 87 होता है, वो 87 ही तो होता है। चलो एक दिन मल्टीप्लीकेशन की मैं चीजें बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, हो गए ना। तो देखो ये क्या है, x² प्लस का ये 3x है, तो 29x + 3x कितना होगा 32x, प्लस का 87, और 360 को मैं इधर ले लूंगा तो 360 = 0। अब 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट कर दो यार, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो x² प्लस का 20x प्लस का सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस का बनेगा, कितना आया बताओ मुझे, कितना आया। देखो 60 तो एक चला गया, 60 तो एक चला गया, बचा कितना 27 और कम कर दो, 27 और कम कर दो कितना हो जाएगा, ये आ रहा होगा मेरे हिसाब से। 360 में से ये 87 माइनस ये 360, तो ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और भी आ रहा होगा तो देख लेना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ये तो इनमें गलतियां मत निकाला लो, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, देखो ऐसी की फॉर्म की बनी है, ax² + bx + c, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 32 है, c की वैल्यू -2 है, डेट 73 है, खत्म बात। a ≠ 0 होना चाहिए, होना है। आया समझ में। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं, उसने कहा था कि रोहन फिलहाल जो है जब है वर्तमान में, प्रेजेंट में रोहन की जितनी भी एज है उससे 26 ईयर, उससे 26 ईयर ओल्ड उसकी माँ है। अगर मैं मान लूं कि रोहन की एज इस समय x है, तो रोहन की माँ की कितनी होगी x + 26। अब वो कह रहा है इसके 3 साल बाद, यानी 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2023 की बात कर रहा होगा। 2023 में रोहन की उम्र कितनी हुई 3 साल, आज से जस्ट 3 साल बाद रोहन 3 साल का बड़ा हो जाएगा। अब x है तो क्या हो जाएगा x + 3। अब ऐसा तो है नहीं कि रोहन तो बढ़ रहा है, रोहन की माँ की उम्र फिक्स है, ठीक है। तो रोहन की उम्र बढ़ रही है तो रोहन की माँ की भी तो 3 साल बढ़ेगी। वो बात अलग है कि बताती नहीं अपनी उम्र कि नहीं मैं तो हम तो अभी जवान है। तो रोहन की उम्र अगर x + 3 साल बड़ी है तो रोहन की माँ की भी तो उम्र बढ़ेगी, तो उसकी x + 26 + 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उसने कहा है 360 है, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको 360। अब इसको कैसे सोल्व करना है, पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, फैक्टर करना। फैक्टर कैसे करते हैं, इन दोनों को ऐसे टुकड़ों में तोड़ दो कि उन दोनों का एडिशन करूं तो 32 हो, और अगर एडिशन और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना हो। अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं फिर भी उसको सोल्व करना पड़ेगा, तो वो मेथड अभी यहां पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेसिक था जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। थोड़ा लंबा लेक्चर बन गया होगा मुझे लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ के साथ लोगों के साथ शेयर करो। कोई आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। और हमारे चैनल के जो सारे लेक्चर देखो, ऐसा नहीं है कि आप सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बहुत सी चीजें मैंने पॉलिनोमियल में बता दी हैं, पॉलिनोमियल की बहुत सी चीजें मैंने रियल नंबर में बता दी थी, उनका यूज मैं कर रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो तो पॉलिनोमियल भी देखो, ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के निकले, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।